दी अनटोल्ड हर्ट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुंतज़िर। हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर अपने इस पॉडकास्ट के अंदर बात कर रहे होते हैं कि जो कि टैबूज़ हैं, जिन पर बात होनी चाहिए और नहीं हो रही होती, और उन पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो के अंदर स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं जो कि अच्छी ग्रिप रखते हैं और बहुत अच्छे अंदाज से सारे मामलात को देखते हैं, नज़रियाती मामला से भी देखते हैं और हर हवाले से जो है वो एक कंप्लीट ग्रिप रखते हैं। मैं बिला किसी ताख़ीर अपने आज के इस पॉडकास्ट की तरफ जाना चाहूँगा और इसके टॉपिक की तरफ जाना चाहूँगा, अपने गेस्ट की तरफ जाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत की जाती है इन वीडियोस के ऊपर जो कि आपकी सामने लेकर आते हैं, तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, ताकि आपके तवज्जुह से हो सकता है किसी को वो चीज़ें पता लग रही हों और वो पैगामात मिल रहे हों कि जो कि यूजुअली नहीं जा रहे होते, कॉमन नहीं हैं। तो हो सकता है किसी को आपकी ज़ात से या आपकी शेयरिंग से भला हो जाए। तो हमें से सपोर्ट करें और हमें हमारे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट आपकी यही है कि आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिला किसी ताख़ीर के मैं जाना चाहूँगा अपने आज के टॉपिक की तरफ। दुनिया के अंदर एक अलग ही टेंस माहौल है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो चेंजेस हैं वो खासा जल्दी रूनुमा हुए हैं गुज़िश्ता कुछ सालों की निस्बत। और जो रिजीम चेंजेस, जो वॉर सिचुएशंस दुनिया के अंदर गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर आई हैं, वो इससे पहले देखने में नहीं आई कि इतनी स्पीड से जो है वो इस तरह से जो है वो जियोग्राफिकली चेंजेस रूनुमा होंगी, जो कि आजकल के इस दौर के अंदर रूनुमा हो रही हैं। हमारा आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। मैं अपने गेस्ट को जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। हमारा आज का टॉपिक है, हमारी यूथ के लिए है और अगर इसको हॉट टॉपिक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुनिया के अंदर इस वक्त इस पे लोग सुनना चाहते हैं कि क्या बात है, क्या किस अंदाज से हम नहीं देख पा रहे, वो देखना चाहते हैं बड़े कैनवस के ऊपर। सबसे पहले सवाल मेरा आज के अपने इस टॉपिक को लेकर ये है कि जंग, बड़े कैनवस के ऊपर जंग। पिछले प्रोग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं, हम लिंक मेंशन कर देंगे अपने उस वीडियो का जिसके अंदर हमने तफसीलन बात की थी गुज़िश्ता जो जंग हुई थी ईरान इसराइल वॉर की, उसके बारे में तज़किरा किया था और बड़ी डीपली बात की थी। यानी कि उस प्रोग्राम के अंदर के क्या क्या चीज़ें हैं, सिनेरियोज़ क्या हैं, किन अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है, वो प्रोग्राम के अंदर है, आप देख सकते हैं, हम लिंक मेंशन कर देंगे। मैं उसी से लिंक करते हुए अपने आज के इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जंग पे कुछ बात की जाए इंट्रोडक्टरी नोट के हवाले से। जंग, बड़े कैनवस पे जंग क्या है? इस वक्त तो जो जंग है वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है। जिस तरह हमने पहले पॉडकास्ट के अंदर कंप्लीट डिटेल में इस चीज़ को पहले बता दिया था कि ये जो इन दी एंड जंग होनी है वो 1 to 1 होनी है और एक बड़े लेवल के ऊपर होनी है, जिसके अंदर चाहते हुए और ना चाहते हुए भी बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो होंगे और कुछ नहीं होंगे, और अपने मफादात को देखते हुए। और ये जंग एक वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकती है, कि जो कि अब हालात और सारे वाक़यात पे हमें नज़र आ रहा है कि तकरीबन बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो अब इस तरफ शामिल हो चुके हैं ऑफिशियली, कुछ अनऑफिशियली नहीं हैं। अगर हम तमाम इस जंग से मुतासर होने वाले कंट्रीज़ का वो करें तो मेरा ख़्याल में कोई 40-45 कंट्रीज से ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनते हैं कि जिन पे अटैक्स हुए हैं या जिन्होंने अटैक्स किए हैं, जो शामिल थे और जिन जहाँ बेसिस थी और वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि इतने सारे कंट्रीज शामिल होना। कुछ की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कुछ पे बाकायदा हमले हुए हैं, कुछ के बेसिस पे हमले हुए हैं। तो कुछ बाकायदा मुल्क लड़ रहे हैं जो कि सामने तो ईरान और इसराइल ही हैं, लेकिन बैकफुट पे अब अमेरिका, जैसे हमने पहले कहा था कि आना है, उसने खुल के और वो आ चुका है। और ये सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत तेज़ी से हुई हैं, बहुत तेज़ी से, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये गलती कर बैठे थोड़ा सा जो है वो पढ़ने और समझने में। ये समझ रहे थे कि जो हमने पुरानी नेशंस और कंट्रीज़ के साथ किया है, रिजीम चेंज, उठा लो, मार दो, आला क़यादत को हटा दो, तो फिर वहाँ पे काम करना आसान हो जाता है। और वो इन्होंने इनकी प्रैक्टिस ही यही रही है पुराने टाइम से।
लेकिन यहाँ ये उनको उलट पड़ गई। तो जो इन्होंने आला क़यादत को यहाँ इस बार निशाना बनाया, उसकी वजह से जो ईरान में एक नई, आप ये कह लें कि रूह फूँक दी गई है, जोश और जज्बा, जोश जज्बा, बिल्कुल। या उस खून का असर कह लें आप, उस खून का असर है कि जो कुर्बानी दी गई है, क्योंकि छोटी मोटी कुर्बानी नहीं है वो। आज दुनिया उनकी शहादत को तस्लीम कर रही है और उनके मर्तबे को मान रही है कि उन्होंने अपने मज़हब और फ़िरक़े को नहीं, बल्कि अहले सुन्नत बरादरान को और हमास और फ़लस्तीन और कश्मीर की हिमायत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। वो चाहते तो भाग भी सकते थे, और वो चाहते तो कोई और रास्ता भी ले सकते थे, शेल्टर भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सब नहीं किया। और आज उनके खून का असर देख रहे हैं कि जो जैसे नज़र आता था कि कुछ ईरान में मुजाहरे और ये सारी चीज़ें होती थी, वो भी अब ईरानी गवर्नमेंट के साथ आके खड़े हुए हैं, जो कि अब बहुत बड़ा मसला हो गया है चेंज करना। अब मुझे लगता है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि अब यहाँ से अगर जंग जीतनी है इसराइल या अमेरिका को, तो शायद 50% ऑफ द नेशन, ईरानी नेशंस को, जो कि 4 करोड़ 4.25 करोड़ के करीब बनती हैं, शायद मार दें तो ही रिजीम चेंज का शायद ख्वाब पूरा हो। अदरवाइज़ तो इस नेशन में एक नया खून, एक नई रूह फूँक दी गई है। और ये जंग, हमने जिस तरह पहले भी बात करी थी, ये अब जंग नज़रियात की जंग बन गई है, अकीदे की जंग बन गई है। और ये बात अब खुल के लोग ज़ाहिर कर रहे हैं कि भाई कौन है असल में। जो स्ट्रेटजी अपनाई है ईरान ने, जो कि इसको 6-8 महीने का मौका मिला पुरानी जंग में और इस जंग में तैयारी करने का, वो बहुत फ़ायदेमंद इनके लिए साबित हुआ। और उसमें उन्होंने जो काम किया, जैसे ख़ुद अब अमेरिकन जो सदर हैं या उनके वज़रा हैं या ऑफिशियल्स जो हैं, वो ये आगे कह रहे हैं कि हम ऐसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ईरान से कि वो मिडिल ईस्ट में सब कुछ बर्बाद कर देगा। अगर आप अमाउंट की बात करें तो सिर्फ जो बैटरीज़ और जो इनके डोम सिस्टम्स ख़त्म हुए हैं, जो कि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट्स करते थे, और अगर सिर्फ उसी की कैलकुलेशन करें तो मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो बर्बाद कर चुका है अब तक अमेरिका। बिल्कुल। और हासिल कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और इसके भी ऊपर बहुत सारी रिसर्च मिल जाएगी कि बहुत सारे लोगों ने बात करी हुई है कि कहाँ से मिसाइल निकलता है, ईरान से निकलता है तो कितने 17-18 बेसिस को क्रॉस करके फिर जाके इजराइल के अंदर गिरता है, लेकिन गिर रहा है, अब गिर रहा है। आयरन डोम भी फेल हो चुका के साथ लग रहा है अपनी तो, और बेसिस भी बर्बाद हो चुकी। जो पहले एक मतलब मिसाइल कह लें, ड्रोन कह लें, ईरान से निकलता था तो आधे घंटे का टाइम होता था और वहाँ पे सायरन बजने लगते थे, वो 1 मिनट पे आ गया। तो इस हद तक वहाँ पे बर्बाद कर दिया है उन्होंने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो इन्होंने फ़लस्तीन का असर करा था, आज वो तल अबीब का है। तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। और जो इन्होंने 6 महीने का गैप दिया, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई। और कहने को दुनिया इस बारे में वो तनकीद का निशाना बना रही है, लेकिन जो दिफाई तज्ज़ियेकार हैं और वो ईरान की इस स्ट्रेटजी से बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। एक तो ये कि उन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद करके, जो इनका मिलियन ऑफ डॉलर रुपीस का इन्वेस्टमेंट थी, उसको बर्बाद करके रख दिया एक ही झटके पे। मतलब, और वो पॉसिबल हुआ, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी शहादत और कुर्बानी देने के बाद। तो खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग हुआ। तो जब ये हुआ, सेकंड जो सबसे बड़ा झटका उनको लगा वो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होने की वजह से। और फिर बयानात भी आ रहे हैं उनके, जब बंदा सटपटा जाता है तो फिर वो इसी तरीके बयान देता है। आपने भी सुना होगा, और कल कोई और बयान, बिल्कुल नहीं। और वो एक बड़ा मज़ाहिया सा बयान है, वो बड़ा आजकल चल रहा है कि खुली भी तो है स्टेट ऑफ हॉर्मस, बस ईरानी गुजरने नहीं दे रहे वहाँ से। तो और ये ऑफिशियल्स आगे बयान दे रहे हैं। तो ये सटपटाहट का जो है वो माहौल दिख रहा है कि मदद मांगी जा रही है इत्तेहादियों से। आज से पहले हर इत्तेहादी, नेटो, हर जगह जंग में कूदे, लेकिन ये रिएक्शन इतना ख़तरनाक था ईरान का कि अब कोई इत्तेहादी कूदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने मामलात को और चीज़ों को देख रहे हैं। क्योंकि जंग हमने बताया था किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं होती। बिल्कुल। जो दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री समझा जाता था, जो हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा रेडार में है। प्रॉपर्टी अराउंड कोई 30 to 40% गिर चुकी है। लोग नौकरियां छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे गूगल को और बैंक्स को और उनकी एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया जहाँ जहाँ अमरीकी थे, उन होटल्स को निशाना बनाया है जहाँ अमरीकी थे। तो और बड़े परफेक्शन के साथ निशाना बनाया है, जबकि टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है।
अभी अगर कोई ये कहता है कि ईरान और अमेरिका या इसराइल की टेक्नोलॉजी बराबर है, तो मेरा ख्याल में बिल्कुल उससे बड़ा भी बेवकूफ़ नहीं है कोई, बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है टेक्नोलॉजी में। उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है अमेरिका का। उनके पास जो B2B और वो जहाज़ तारीख में पहली बार देखा गया कि लिंकन, अब्राहम हाँ, लिंकन जो तो बेड़ा उन्होंने है वो पहुंचाया, पीछे जाने पे मजबूर हुए, हुआ। जो कि जिसके लिए कहा जाता था कि भाई ये तो किंग है समंदर का और इतने दिन खड़ा रह सकता है और उसको तो कोई इतने मिसाइल मार दो कुछ नहीं हो सकता, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाकायदा सबमरीन्स होती हैं जो उसको ड्रोन से बचाती हैं और जहाज़ों से प्रोटेक्शन करती हैं। मतलब उस जहाज़ की भी प्रोटेक्शन थी मौजूद, अगर उसको पूरा सा पढ़ा जाए तो वो सारी चीज़ें होने के बावजूद उसको पीछे धकेलने पे मजबूर किया गया, और वो सब स्ट्रेटजी की वजह से हुआ। अगर ये इतना ख़तरनाक रिस्पॉन्स ना मिलता ईरान की तरफ से तो शायद ईरान का आज बहुत बुरा असर होता। लेकिन वो गलती कर बैठे, उन्होंने पढ़ा नहीं। वो समझ रहे थे कि दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ पे भी करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। अगर वो तारीख पढ़ लेते हैं, मारने पीटने से हमेशा ये कौम जो है वो स्ट्रांग हुई है, जितना मारा गया है बल्कि उससे ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। तो तारीख़ में बहुत सारे लोगों ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है कि भाई ताकत से या मारने से तो कंट्रोल नहीं हो सकता नहीं हो ये। सकता। और उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है कि आला क़यादत को निशाना बनाया, कई बार बनाया। बिल्कुल। उन्होंने फ़लस्तीन में बनाया उनकी, आप देख लें हिज़्बुल्लाह में, लबनान लबनान में उन्होंने बनाया, यमन के अंदर, और अब ईरान की पूरी कैबिनेट वो कई कई बार आर्मी चीफ को और उन सारे बंदों को टारगेट कर चुके हैं, 2-2 3-3 कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो टेक्नोलॉजी का तो कोई मुकाबला नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी उनके पास बराबर की होती तो वो सेव होते। तो टेक्नोलॉजी का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा रिस्पॉन्स कि आज खुद दुश्मन जो है वो इस बौखलाहट का शिकार है कि भाई आया करें तो क्या करें। तो ये खुद एक स्ट्रेटेजी, कामयाबी और नज़रिए की जंग जो है बनती जा रही है। इसमें हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि नज़रिए की ही जंग होगी इन दी एंड। हाँ, जो इस पे पहले आखिर में ताकत आते की हैं, जंग होती थी। इस पे आखिर में आते हैं नज़रिए की जंग पे। अभी मैं छोटा सा नोट ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास US से भी फुटेजेस आ रही हैं कि आज ख़ुद इंटरनली वो जो बौखलाहट है वो सामने आ रही है। जो लोग हैं, जो उनके रियासती मामलात के लोग हैं, अभी आज भी वॉर स्ट्रेटजिक जो उनके मुशीर हैं उनका इस्तीफ़ा आना, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके अलावा फ़ौजी हलकों के अंदर वो तज़बज़ब है कि जो कि बैलेंस मेंटेन नहीं रह पा रहा। और ये सारी चीज़ें ये आज ख़ुद किसी ने सोचा भी नहीं होगा आज कल के दौर के अंदर कि हम ये भी देखेंगे कि ये फ़ेज़ US पे आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपने तज़किरा किया शहादत का, तो ईरान के सुप्रीम लीडर की जो शहादत है उसको पूरी दुनिया ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, उसको ओबलाइज किया, उसके ऊपर बयानात आए, उसके ऊपर चीज़ें आई, उसके ऊपर रिएक्शंस आए। और जो वो हल्के हैं कि जो स्ट्रेटजिक मामलात को करीब से देख रहे होते हैं, उसकी बारीकी को देख रहे होते हैं, उनकी तरफ से भी बयानात सामने आए कि ये 90s का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है ईरान का, उसके अंदर एक नई रूप फूंक दी गई है, उसको और मजबूत कर गया है ये खून जो कि बहाया गया। और बहुत बड़ी दौरे हाजिर की एक बहुत बड़ी शहादत समझी जा रही है, और क्यों नहीं समझी जानी चाहिए, है कि जिसने एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया लोगों को, जिसने यानी कि ये चंद उन ब्रिक्स के अंदर है कि जो कि घर के बुनियाद में रखी जाती हैं। बिल्कुल सही है, आपकी बात भी सही है। अब मैं इस पे आना चाहूँगा कि आपने इत्तेहादियों की बात की, आपने स्ट्रेटजिक मामलात की बात की। ईरान के अंदर अगर देखा जाए तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है कि सुप्रीम लीडर को टारगेट कर दिया गया। तो इनके हौसले पस्त हो जाने चाहिए थे, इनको बैक फुट पे जाना चाहिए था, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहिए था, और ना कि ये इन्होंने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि जो ओपोजिशन है, जो मुज़ाहमत है, वो और मज़ीद बढ़ गई, और मामलात सारे जंगी मामलात उससे ज़्यादा जो है ना वो तेज़ अंदाज से सामने आए। इंटरसेप्शंस की अगर बात की जाए तो पहले इंटरसेप्शंस थी, ईरान ने सारा वो निज़ाम तबाह किया, दुनिया ने मुशाहिदा किया। हमें कुछ जो है ना वो स्टैट्स पेश करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सब चीज़ें विजिबल हैं।
ये जो मामलात हैं कि इतनी बड़ी सुप्रीम लीडर को टारगेट कर दिया किसी मुल्क के, लेकिन वो बैकफुट पे जाने के बजाय मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 उसके ऑपरेशंस हो गए, और वो और खुल के जो है वो इस पे सामने आया। और आज तक उनका शुरू से क्लियर स्टांस है, और आज तक वही स्टांस है कि हमें नहीं चाहिए मुज़ाकरात, हम जंग करेंगे। तो ये वाली हिम्मत कहाँ से आ रही है, ये वाले मामलात कैसे सामने आ रहे हैं, इस पे ज़रा कुछ नोट दीजिएगा। एक तो मैंने तस्करा करा कि ये गलती कर बैठे स्टडी करने में, कि इनको ये लगता था कि ऊपर के मतलब जो इनके आबा व अजदाद हैं, अगर उनका आप उठा के देखें तो उन्होंने भी सारी जंगें इसी तरीके से लड़ी हैं। इस्लाम की आप ये कह लें कि कायम होने के बाद जो जंगें हुई हैं उनमें एक ही स्ट्रेटजी को अपनाया जाता था कि इनके लीडर को मार दो और फिर हम जो है वो पैनिक क्रिएट करेंगे, अफवाहें क्रिएट करेंगे। जंग के अंदर सबसे खतरनाक होता है पैनिक, झूठ फैलाया जाता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जो नजर आ रहा है, तोड़ दें। जो नज़र भी आ रहा है कि जी हमने नेवी को भी ख़त्म कर दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया, फिर भी स्ट्रेट नहीं खुल रही है और फिर भी तेल नहीं आ रहा है और फिर भी ख़त्म कर दिया, तो फिर आप क्यों मदद मांग रहे हैं किसी से? तो ये गलत स्टडी का नतीजा है इनकी। ये इन्होंने बहुत दुनिया में जंगें लड़ी हैं, लिबिया में लड़ी है, अफ़गानिस्तान में लड़ी है, जो कि रीसेंट पास्ट की मैं एग्जांपल दूँ कि रीसेंट तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने लड़ी हैं, इराक में लड़ी है। तो यहाँ वो चीज़ जो है ना, ये उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाए सही से। इनको ये लगा था कि मार के बैकफुट पे फेंक देंगे हम इनको और वो हो जाएगा, लेकिन अब जो कि स्टेट्स बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं, शायद अब ईरान को उन्होंने 100 साल और एक रूप फूंक दिए और उनके अज़ाइम में और उनके जो है नज़रिए को स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि जो लोग थोड़ा सा इख्तलाफात भी रखते थे इस नज़रिए से, ईरान के अंदर हो या दुनिया में हो, अब वो तारीफ़ करने पर मजबूर है। तो ये गलती जो इन्होंने की वो अब इनके गले में आ गई, और मैं तो बिल्कुल खुल के समझता हूँ कि ये शहीद के खून का असर है और जो इतनी बड़ी कुर्बानी है कि पूरी दुनिया के लीडरान और उलमा इस वक्त एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हक पे हैं, जो कि हक बोलने से कतराते नहीं हैं, वो चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो ये उस खून की अजमत और उस खून की कुर्बानी का नतीजा है जो इनके गले पड़ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल सही बात है कि वो उन लोगों ने भी इस पे कमेंट्स दिए इस शहादत पे कि जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये भी इस मामले के अंदर कुछ बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जारी जंग है, अमेरिका ईरान वॉर या इसराइल ईरान वॉर, इसको किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं फ्यूचर में, और इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और होंगे दुनिया के ऊपर? असरात तो देखिए बड़े ख़तरनाक है, क्योंकि ईरान तेल देता है, जहाँ से गुजरता है उस पर उसका कब्ज़ा है, रेड सी पे उसका कब्ज़ा है। यमन अभी जंग में नहीं कूदा है लेकिन उसकी एंट्री होगी और रेड सी के थ्रू ही होगी, और जब जहाज़ों को मतलब अमेरिका और ताकत दिखाएगा इन केस, तो मैं समझता हूँ कि बाकायदा यमन भी इस जंग के अंदर मौजूद होगा। तो इम्पैक्ट ये है कि दो चीज़ें, एक तो गैस और ऑयल जो कि ईरान से आता है, उसकी डिस्टर्बेंस पूरी दुनिया देख ही रही है, और प्राइसेस हाइक, वो सारी चीज़ें दुनिया देख ही रही है। तो जब भी जंग होती है ये सारी चीज़ें होती हैं, और अब जंग तो एक दो मुल्कों के दरमियान रही नहीं, अब तो ये कोई 25-30 कंट्रीज़ या 40 कंट्रीज़ के दरमियान हो रही है। वर्ल्ड वॉर कहा जाए? वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं या वर्ल्ड वॉर की तरफ जा भी सकते हैं, लेकिन अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ये कि अमेरिका बैकफुट पे जाने की कोशिश कर रहा है और ईरान जाने नहीं दे रहा, क्योंकि अब वो नहीं चाहता है कि अब मौका दिया जाए, वो गलती ना की जाए कि जो उन्होंने करी थी 12-13 दिन की जंग करके और फिर ईरान को एक मौका दे दिया था, वो मौका ये नहीं देगा। और मैं नहीं समझता अब आसानी से टेबल टॉक की तरफ जाएंगे जब तक वो भरपूर इनका जो है नुकसान नहीं कर लेगा, जिसका एक बहुत बड़ी हमने देखी है। लोग इस चीज़ को पता नहीं किस नज़रिए से देखते हैं, जो इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस वाले हैं वो देख रहे हैं कि डॉलर के बदले येन को लेकर आया जाएगा, ऑयल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ऑयल की एक बहुत बड़ी नीड है और गैस की एक बहुत बड़ी नीड है, बिलखुसूस यूरोप मार्केट के अंदर। इस वक्त इंडिया के अंदर जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, और ये जो हम क्राइसिस देख रहे हैं सब जगह प्राइस हाइक की, तो जंग तो अगर लंबी चलती है तो तबाह कौन है, लेकिन इसका फ्यूचर जो है वो मैं शिफ्ट होता हुआ देख रहा हूँ यूरोप साइड पे। अब ये जंग जो है वो अमेरिका अपने तहदियों से और अपने ना मानने वालों से लड़ेगा, और वहाँ से एंट्री होगी रशिया की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेस के अंदर,
कि जो कि मजबूर करेगा पूरे यूरोप साइड को टेबल पे लाने की या फिर बाकायदा खुल के जंग करने की, जो कि रशिया को इन्होंने इंगेज करके रखा हुआ था। अब उसका टाइम है, क्योंकि इन्होंने तो टेक्नोलॉजी में और इस जंग के स्ट्रेटजी के हिसाब से तो मात दे दी है। बाकी ये कि पूरा मिडल ईस्ट से बेसिस खाली होते हुए नज़र आ रही हैं। पूरे मिडल ईस्ट पे अगर ये हो जाता है, जो कि नज़र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस वक्त पूरा कब्जा जो होगा वो ईरान का होगा इस पूरे खत्ते के ऊपर। तो ईरान के पीछे जाहिर सी बात है चाइना है, और योन और उसके अंदर ट्रेड होगी, तो वैसे ही इनकी डॉलर की मौत नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्री के लिए इशू है। अगर इस पर फाइनेंस बात करें तो वो इनका बहुत बड़ा लॉस होता था इसके ऊपर, लेकिन ये फिर भी ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर में करते थे और अपने प्रिंटिंग करते थे, बहुत पैसा है उनके पास। लेकिन अब वो वाले मामला नहीं हैं, टेक्नोलॉजी की जंग होगी। अब ये जंग हम आसमानों में भी देखेंगे, ज़मीनों में भी देखेंगे। इंटरनेट कट होने की बातें हो रही हैं, फ्यूचर में ये होते हुए भी देखेंगे। आसमानों पे चाइना ने जो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है दूसरे के रडार्स को और सैटेलाइट्स को उड़ाने की और उन पे हिट करने की, तो ये जंगें आसमान में भी होते हुए देखेंगे हम। तो ये जंगें तो अब टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएंगी। जिसकी पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगी वही इसमें सर्वाइव कर सकेगा। टेक्नोलॉजी ईरान के पास बिलखुसूस हम कह लें कि ना होने के बराबर है अमेरिका के मुकाबले में, लेकिन चीपेस्ट है। वो जीत रहे हैं इस जंग को इस मुकाबले में कि वो जितने का मिसाइल या ड्रोन फेंकते हैं उससे 6 गुना या 8 गुना जो है वो एक मिसाइल निकलता है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, और वो भी 13-17 कंट्रीज से होता हुआ फिर भी जाके वो निशाने पर लग रहा है। और जो टेक्नोलॉजी वो दिखा रहे हैं वो परेशान है कि इन्होंने बनाए कब। और जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई शक नहीं है कि इसमें रशिया और चाइना के इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, तो टेक्नोलॉजी की शेयरिंग हुई है। तो ये जंग एक बहुत बड़े पैमाने पे जाएगी, और अगर अभी रुक भी जाती है, जो कि हालात नहीं नज़र आ रहे 1-1.5 महीने तक, लेकिन अगर रुक भी जाती है तो फ्यूचर में इसका शिफ्ट में यूरोप साइड पे, चाइना साइड पे, ताइवान हमने पहले भी जिक्र करा था, उस साइड पे रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा वहाँ पे। तो ये एक जंग जो है वो आई थिंक सुपर पावर चेंज होने की तरफ जा रही है। सुपर पावर तो चेंज होनी है, और इस पे जो अरबाब इख्तियार या फिर स्ट्रेटेजिक हल्के हैं उनमें बात काफ़ी ज़्यादा रही भी है, और अभी भी मज़ीद इस पे चर्चा बढ़ गई है। और यौन का आपने तस्करा किया, पूरी दुनिया के स्टॉक्स बैठ चुके हैं। USDT का जो है वो आलम नहीं है, गोल्ड जो है वो हाइक कर रहा है। उसकी वजह यही है कि जब भी दुनिया में वॉर कंडीशंस होती हैं तो वो गोल्ड अल्टीमेटली ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, पॉइंट आ गया मेरे ख्याल से। हम चलते हैं कि इस जंग को हम अगर मैं एज अ पाकिस्तानी हम अपने कैनवस पे देखना चाहें तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के कुछ ट्रेलर्स माजी करीब में सामने आए और बड़ा भरपूर जवाब दिया पाकिस्तान ने। क्या पावर शो था वो जो कि हमने किया, चाहे वो अभी अभिनंदन वाला मामला हो, चाहे वो गुज़िश्ता साल 9 मई वाला वाक़या हो, 10 मई वाला वाक़या हो, और उसके बाद भी जो माजी करीब में हुआ, हमने राफ़ेल तबाह कर दिए। और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ पाकिस्तान हिंदुस्तान जंग को किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस जंग में इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं या नहीं देख रहे? पाकिस्तान इंडिया तो जंग बहुत करीब होने वाली है, क्योंकि उनको अच्छा। ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से तो अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम दोनों मुल्क, जो कि सच्ची बात है, जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि जहां ईरान का 30-40% ऑयल और LNG जो है वो दुनिया की इन्हिसार है, इसी तरीके से ईरान और पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के फूड पे इन्हिसार है। हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं फूड के पूरी दुनिया के। तो अगर ये जंग छिड़ती है तो खाने की किल्लत पड़ेगी पूरी दुनिया के अंदर। और अभी तो आजकल तो पाकिस्तान इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला मामला चल रहा है, लेकिन इन दी एंड अगर जैसे ही हालात थोड़े बेहतर होते हैं और प्राइसेस नीचे आती हैं या कुछ होता है, या इस जंग में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, या ये जंग बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर दिया, तो पाकिस्तान को इंगेज किया जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। और वो डायरेक्टली इंडिया के थ्रू किया जाएगा। और इंडिया के पीछे कौन है?
वो इसराइल है, उनके बयानात आ चुके हैं बिल्कुल माजी क्लियरली। करीब उन्होंने बिल्कुल, बोले हाँ। हैं कि भाई हमारी स्टेट अफगानिस्तान है, को भी उन्होंने साथ में और रोका। साथ उन्होंने वो किया है, और ऐलान जंग और ये और वो सब सारी चीज़ें होंगी। तो पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखना है, ये पहले भी हमने बात की थी, और पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा तो ये समझते हैं कि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे और बहुत ज़्यादा बिजनेस यहाँ पाकिस्तान की तरफ आएगा। हमारा एक करीबी मुल्क बंद हो रहा है, जो कि सबसे सेफेस्ट समझा जाता था, जिसके पोर्ट्स सबसे बेहतरीन थे, जहाँ की प्रॉपर्टी दुनिया में सबसे बेहतरीन थी, आज वहाँ कोई रूम लेने के लिए तैयार नहीं है, लोग भाग रहे हैं वहाँ से। तो वो बिज़नेस कहाँ जाएगा? या तो सऊदीया जाएगा या पाकिस्तान आएगा। मुस्लिम तो दुनिया के अंदर तो तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है ना एटमी पावर। और हम इससे हमारा जो है वो गवादर पोर्ट को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा होगा, बिजनेस ईरान इकोनॉमी। चाइना बहुत तो पुराना और बहुत अच्छा दोस्त है। वो हमारा जो है नहीं चाहेंगे कभी भी जो पीछे बैठे हुए हैं दुश्मन के पाकिस्तान स्ट्रांग हो। तो ये तो लाजमी तौर पे होनी है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों इस चीज़ का आगाज़ होना है पाकिस्तान इंडिया वॉर का, और इस चीज़ को इंगेज किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, हमें इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हमारी जैसी स्ट्रेटेजिक और पावर शो जिस तरीके से हमने दुनिया को दिखाया है, दुनिया की वर्ल्ड वॉर्स को दिखाया है, मतलब वर्ल्ड पावर्स को दिखाया है, चाहे वो अफगानिस्तान वॉर हो या कहीं और हो, तो वो तो कोई हमारी काबिलियत पर डाउट नहीं रखता। तो वो तो हम बेहतरीन, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, हमारा सोल्जर हो, वो सीने पे गोली खाने को फ़ख्र समझता है। तो वो तो होनी है, लेकिन हक में नहीं है किसी भी मुल्क के, और बहुत ज़्यादा तबाही होगी और बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, एक आम आवाम पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है, जो कि नहीं देखा जाता इन सब चीज़ों को। और फिर जब जाहिर सी बात है जंग होती है तो फिर कुछ नहीं देखा जाता, जिस तरीके से इस जंग में हो रहा है, बौखलाहट में स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये एक तरीके से आप समझें कि जब हार की तरफ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान इंडिया वॉर तो अब सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान एंड इसराइल सपोर्ट के साथ यहाँ पर। और हम जो है वो जाहिर सी बात है, हमारे पास भी जो सपोर्ट है हमारे दोस्त कंट्रीज़ का, उसमें ईरान है, चाइना है, रशिया तो है, रशिया बिल्कुल है, सही। तो वो रहेगा। अब कौन कहाँ जाता है, किस तरफ फैसला करना है। आपने बात की कि भाई वो जो जो भी सिलसिला है, अल्लाह आपका भला भला करे, इसका जो हमारे एसिड्स हैं जो हमने जंग की अभी माजी करीब के अंदर, पाकिस्तान पे आपने कमेंट दिया, बहुत अच्छे अंदाज से हमने लड़ी, सारी चीज़ें हैं, हमारी मामलात बेहतर हो रहे थे। हमारे J-17 थंडर्स के जो हमने देखे कॉन्ट्रैक्ट्स, दुनिया वो ख़रीदने में इंटरेस्टेड दिखाई दी, राफेल को बैकफुट पे लाए, और ये सारी चीज़ें जो जो भी हुई हैं उसके अंदर अल्टीमेटली इकॉनमी को भी फ़ायदा हो रहा था ना, लेकिन फिर हमें इंगेज कर दिया गया अफ़गानिस्तान और ये सब। तो ये अरबाब इख्तियार जो ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि किसी भी मुल्क को किस तरह से जो है वो पुश बैक किया जाए, कौन है? वही है बस, जो चाहते, जो समझते हैं कि हम ही दुनिया चला रहे हैं, और जिस पे हमारा एक पॉडकास्ट बनता भी है पूरा, कि हैंडलर्स आखिर दुनिया के कौन है, जिन्होंने एक पूरा सिस्टम अपने हाथ में लिया हुआ है। आजकल तो बड़ी पिटाई लग रही है उन्हें, लेकिन ये कि वो इस पूरे निज़ाम को सोशल मीडिया से स्टार्ट करें आप, तो हर चीज़ को उन्होंने, टेक्नोलॉजी को, सारी चीज़ों को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है हैंडलर्स ने। और वो वही स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई किस मुल्क को किस तरीके से ट्रीट करना है, कौन कितना ख़तरनाक है, कहाँ तक है। हाँ, कहीं गलतियाँ कर बैठते हैं, जो कि नज़र आई ईरान वाली जंग में, और कहीं वो कामयाब हो जाते हैं, जो कि वेनेजुएला, लीबिया, इराक और बहुत सारी जगहों पे नज़र आई, कि डिस्टर्ब करते हैं, अपना काम करते हैं, जो एसिड्स होते हैं निकालते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। चलें, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग पे हमने बात कर ली। अब जो अगला सवाल है मेरा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उससे पहले थोड़ी सी तमीद बांध दूँ कि हमने गुज़िश्ता दिनों इस वॉर की सिचुएशन में ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक ने अपने हवाई जहाज़ पार्क किए हमारे स्पेस के अंदर, और वो पार्क रहे और अभी भी कुछ पार्क हैं। तो इसी से सवाल निकालने के लिए जो है वो सवाल निकलता है इससे कि क्या वाकई पाकिस्तान सबसे महफूज मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे सेफेस्ट कंट्री है? क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये लकब तो अभी इस जंग से पहले तक किसी और मुल्क के पास था, जिसका एक ही 15 दिनों के अंदर ही हालात ख़राब हो गए। तो जिसने हमारे ख़िलाफ़ भी बड़ा जो है वो जंग के अंदर नेगेटिव किरदार अदा किया है। बहुत रिपोर्टर्स लिख रहे हैं उसके ऊपर खुल के,
कुछ नाम ले रहे हैं, कुछ नाम नहीं ले रहे, लेकिन मेरे ख्याल में शायद पहुंच जाएंगे लोग। तो सेफेस्ट हम हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारी जोग्राफ़ी है, जो हमें जिस हिस्से पे दुनिया के हम कायम हैं, वहाँ हमारे पास समंदर भी है, पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी है, तो हर चीज़ होने के साथ साथ हमारे पास पॉपुलेशन भी है, यूथ भी है, जो कि आपको बिजनेस और ग्रोथ करने के लिए या आपको सरमायाकारी के लिए बहुत अच्छा एसेट्स होता है। वो तो हालात की वजह से लोग मुल्क से कतराते थे, नहीं आते थे, लेकिन वो जब से बेहतर हुए हैं, हम देख रहे हैं, आए साल ब साल कंपनीज आना शुरू हुई थी, फिर कुछ हुकूमत की वजह से और जो आप यही कह लें कि टैक्सेस की वजह से जाना शुरू हुए थे, लेकिन अब वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो ज़ाहिर यही है कि सेफेस्ट कंट्री तो हमेशा से हम हैं ही, और यही बात दुनिया को चुभती है कि भाई एक तो न्यूक्लियर पावर, ऊपर से सेफेस्ट कंट्री भी हो सकता है फ्यूचर में, और बिज़नेस भी इनके पास हो सकता है, इनके पास लेबर भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जब एक पेज पे जमा होती हैं तो वो बहुत बुरी लगती हैं, और वो जो है कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो सेफेस्ट हम हैं, बिल्कुल हैं, और फ्यूचर भी पाकिस्तान का जो है वो बहुत, आप ये कह लें कि वाइड है, बस थोड़ी सी ईमानदारी की कमी है, वो आ जाए हमें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लॉन्ग टर्म नहीं है ना, लॉन्ग टर्म हमारा विजन नहीं है, इसलिए तो ये दयानतदारी और ईमानदारी की कमी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जो है ना वो हमारी इन तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फरमाए, और बहुत अच्छा है। हम इस सवाल से पहले एक बात कर रहे थे, मिस हो गई थी, मैं उसको मेंशन करना चाहूँगा कि जो ये टारगेट कर रहे हैं स्कूल्स को और कॉमन पब्लिक प्लेसेस को, मेरी एक कुछ गुज़िश्ता दिनों अपने एक अजीज़ से बात हो रही थी, वो यूएई में मुकीम है, और आपने देखा कि ईरान ने यूएई को भी जो है वो निशाना बनाया। तो मेरी उनसे ये बात हो रही थी कि आप कोशिश करें कि आप फैमिली के साथ हैं, वहाँ पर निकल के आ जाएं। अगर फैमिली के साथ नहीं निकल के आ सकते तो फैमिली को भेज दें, आप भले से वहाँ रह लें। तो उन्होंने यही कहा कि मैं बिल्कुल बेफ़िक्र हूँ। मैंने कहा भाई आप इस सूरत हाल में, इस वॉर सिचुएशन में क्यों बेफ़िक्र हैं? तो उन्होंने यही कहा आगे से पलट के कि मैं इसलिए बेफ़िक्र हूँ क्योंकि ईरान यूएई पे हमला कर रहा है, और हमने देखा है कि ईरान ने कभी कोई जंग, चाहे ये वाली हो चाहे इससे पहले वाली हो, दुनिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ नहीं लड़ी। और यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात का तज़किरा किया कि ईरान ने जो है वो किसी भी जंग में अपनी प्रोटोकॉल्स को डिसओबे नहीं किया, उनको जो है वो उसको क्रॉस करके नहीं गुजरे, बल्कि ख़याल रखा उन चीज़ों का। वो चूँकि इस वजह से भी है कि हमारा इस्लाम तरगीब दिलाता है कि मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए किसी भी जंग में। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे टेंशन नहीं है, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं हो रहा भाई, और ये टारगेटेड है, और हमें भी पता है इसका अच्छे तरीके से कि टारगेटेड है, तो हमें इशू नहीं है। हाँ ये है कि बहुत सिचुएशन है, लेकिन हमें अपनी जान का कोई ख़दशा हो ऐसा तो वो नहीं है। तो इस पे अप्रिसिएशन बनती है कि जो हमें देनी भी चाहिए। मैं अपने अगले सवाल की तरफ आना चाहूँगा कि कोई भी जंगी हालात में आपने तज़किरा किया आम आवाम का, बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है कि जिसको मेरे नज़दीक डिस्कस होना चाहिए, इसलिए कर भी रहे हैं। जंगी हालात में आम आवाम का सर्वाइवल, चाहे वो कहीं की भी हो, ईरान की, यूएस की, इसराइल की, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, जो आम आवाम है उसके सर्वाइवल को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से मेक श्योर किया जाना चाहिए कि आम आवाम का सर्वाइवल डिस्टर्ब ना हो, रोज़मर्रा मामला डिस्टर्ब ना हो? क्योंकि जब इकॉनमी जो है वो ऊपर जाएगी और इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगे तो अल्टीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना सारी चीज़ें। तो अगर फ्यूल प्राइस हाइक हुई है तो इससे अरबाब इख्तियार को, आला जो मनसब पे फाइज लोग हैं उनको, जो अच्छे जो है वो इलीट क्लास समझी जाती है, उसको क्या फ़र्क पड़ा? उसका अल्टीमेटली शिकार तो आम आवाम ही हुई। जो हमने पहले भी बात किया, हमारे नज़दीक जो मिडिल क्लास था, लोअर मिडिल क्लास था, अपर मिडिल क्लास था, ये तबका नहीं है। अब सिर्फ दो ही तबके हैं, या तो अपर क्लास या लोअर क्लास। तो लोअर क्लास का जो सर्वाइवल है वो किस तरह से सिक्योर हो सकता है? जंग में तो बिल्कुल भी नहीं होगा,
और जंग में वैसे ही पिस रहे थे और जंग शुरू हो गई और पेट्रोल प्राइसेस वगैरह। हम अपने मुल्क की बात करें तो हमने देखे, इंडिया की बात करें तो आजकल वहाँ पे एलएनजी और फ्यूल की मारामारी चल रही है, वो शॉर्ट है और ये सारी चीज़ें हैं। तो जंग में आम आवाम का जो कि अगर आप सर्वे करवाएं और उससे पूछें जंग चाहते हो तो वो के मना कर देगी साफ, क्योंकि सारा लोड और सारा असर उसी पर डायरेक्टली पड़ता है कि चाहे वो किसी भी मुल्क की हो, चाहे वो अमेरिका और इसराइल की क्यों ना हो। तो उन्होंने भले दूसरे मुल्कों पे हमले करे हो, लेकिन आज जब उन पर हो रहे हैं तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेदर्दी से बर्बाद हुआ है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 4 से 5 शहरों में तो लाइट ही नहीं होती रात में, उन्होंने ट्रांसमिशन ही उड़ा दी उनकी पूरी, लेकिन वो एहतजाज नहीं कर रहे। एहतजाज कहाँ हो रहा है? जहाँ अभी बम भी नहीं गिरे, न्यूयॉर्क में। एहतजाज कहाँ हो रहा है? अमेरिकन स्टेट्स में, जहाँ पे अभी डायरेक्टली बम नहीं गिरे, जहाँ पे अभी डायरेक्टली बम नहीं गिरे, लेकिन तल अबीब में तो वो तो वहाँ का तो नक्शा ही बदल के रख दिया है। तो डायरेक्टली आवाम पे अभी में तो बंकर्स में फड्डे हो रहे हैं ना आपस में। देखें, वो तो है तो सारी आवाम ही ना। अगर आप हम आवाम की बात करें तो अगर आप उनसे सर्वे कराया जाए, उनसे पूछा जाए, तो कभी भी जंग की हिमायत नहीं करेंगे। अक्लमंद बंदा तो कभी भी नहीं करेगा। हाँ, कुछ बेवकूफ़ होते हैं पावर शो और उसकी वजह से, या कुछ अकल बेवकूफ़ लोगों के इख्तियार में हैंडलर्स हुकूमतें देते हैं कि भाई करो, तो वो है। लेकिन आम आवाम इस चीज़ का प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है पेट्रोल प्राइसेस और उसकी वजह से। चलें, हम अपने इस प्रोग्राम को सम अप करने की तरफ बढ़ते हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो रह गई हैं वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर डिस्कशन में शामिल करेंगे। अभी आपने फिर दोबारा एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की, पावर शो की। करंटली ये जो जंग जारी है, अमेरिका ईरान वॉर, इसराइल ईरान वॉर, इसको क्या वाकई पावर शो के तौर पे देखते हैं सिर्फ, या फिर नहीं इसमें सेंटिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं? नज़रियात की जंग भी इसको कहा जा सकता है, किस अंदाज से देखते हैं? अब तो ये जंग, पहले भी हमने बात कर दी, अब तो प्योरली नज़रिए की जंग बन गई है। अब ये पावर शो नहीं है, अब ये नज़रिए की जंग है। हमने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बात करी थी कि इजरायली दावा करते हैं कि हम दज्जाल को बुलाएंगे, और यहाँ ईरान जो है वो ये दावा करता है कि इमाम मेहदी आएंगे, जो कि मुस्लिम्स का कॉन्सेप्ट है। हाँ, उसमें कुछ मिलता है कि पैदा हो गए हैं, कुछ कहते हैं नहीं पैदा हुए, लेकिन मुस्लिम्स का कॉन्सेप्ट ये है कि इमाम मेहदी आके अदल का निज़ाम कायम करेंगे। तो अब ये प्योरली नज़रिए की जंग है। दोनों अपने अपने रहबरों को कह लें या जिसको आप ये कह लें कि लीडरशिप को बुला रहे हैं और उनके लिए लड़ रहे हैं, और इस नज़रिए पे दोनों अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम सही हैं और वो कहते हैं कि हम सही हैं। बाकी दुनिया कहाँ खड़ी है, ये सवाल करना है। हमने दीन वाला पॉडकास्ट भी करा था और उसमें हमने यही कहा था कि कोई आपको बताएगा नहीं, आपने खुद ने देखना है, खुद ने सोचना है, अपनी अकल का इस्तेमाल वो है कहाँ है। और अभी भी अगर आप नहीं समझते, कि अब तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया ना कि कौन हक पे है कौन बातिल पे है, अगर अब भी आप नहीं समझते या नहीं बोलते तो आप फिर दो ही चीज़ें बचती हैं, या तो आप इधर इस साइड आके मुसलमानों का साथ दें, या आप उस साइड आ जाके यहूद व नसारा का साथ दें, कि जो कि कुरान में साफ कहा गया है कि किसी भी तरीके से तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो अब तो वाज़ेह है। कुछ मौलवी हैं, आजकल आपने क्लिप्स भी देखे होंगे, पाकिस्तान में चल रहे हैं कि हम अमेरिका गए थे और हमने दावत पे और इस्लाम की रहनुमाई, बच्चे मार रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं और इस्लाम की रहनुमाई। क्या इस्लाम की रहनुमाई? क्या आपने इस्लाम की बात कर ली होगी वहाँ जारी। लेकिन खैर, ऐसे लोग एक्सपोज होते, वो जो पहले अबाया ओढ़ के रखते थे, 2 नकाब थे, अब वो खुल के सामने आ रहे हैं। या तो इस तरफ जाना है या फिर उस तरफ जाना है। हक और बातिल की पहचान बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, और इस जंग ने इस नज़रिए पे रख के बहुत ही ज़्यादा आसान कर दी है, और क्लियर होता चला जाएगा वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए, और पूरे बिलखुसूस मुसलमानों के लिए, और दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले के हक पे कौन है, बातिल पे कौन है। जो हक पे है वो हक पे होके कहेगा, ठीक है, उसका साथ देगा, और जो बातिल पे, वो बीच वाला जो मयार है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो कि हम देख भी रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े बयानात आए ईरान सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद, कि जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और स्टेट से आए कि जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये गलत किया उनको टारगेट करके। तो मतलब ये है कि आवाम में अब उमूमी तौर पे अकल आ रही है, हक और बातिल बिल्कुल एक्सप्लोजर जो है वो क्लियर हो रहा है, कौन हक पे कौन बातिल पे।
तो रेफरेंस के तौर पे हमारा दीन वाला पॉडकास्ट भी मौजूद है, उससे भी देख सकते हैं। नहीं तो अब बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि कौन हक पे है और कौन बातिल पे है। और ये अब प्योरली जंग जो है वो नज़रिए और अकायद की है इन बिटवीन ईरान और क्या बोलते हैं इसराइल अमेरिका। बैक पे जो भी है वो जाहिर सी बात है, अब जो जहाँ जाएगा वो उसके नज़रिए को सपोर्ट करेगा, वो अब उसके नज़रिए को सपोर्ट करेगा, जिससे ये बात साफ होती है कि भाई या तो आप हक पे खड़ा रहोगे या फिर आप बातिल का साथ दोगे। तो अब ये हम पे है कि हम देखते हैं कि एज अ मुस्लिम हम कहाँ खड़े होते हैं, हम किसका साथ देते हैं। या तो यहूद व नसारा का साथ देते हैं या फिर मुस्लिम्स का साथ देते हैं। अब किसका देते हैं, अब वो मिलावट वाली कहानी नहीं रहेगी, हाँ ये भी सही है वो भी सही है। अब खुल के हमला जो है ना वो आपको अपना इन जुमलों का और अपने नज़रिए का जो है वो बयानिया देना होगा, जो कि नज़र भी आ रहा है। मिडल ईस्ट जैसी कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त ईरान की तारीफ़ और झुकाव जो है वो दिखा रही हैं, अमेरिका को भगाने पर मजबूर हैं और ये कह रही हैं कि हम तो यूज़ होते रहे इतने अरसे तक। ईरान ने अपनी सेफ्टी के लिए बेसिस बनाई हुई थी, यूएसए ने अपनी सेफ्टी के लिए बेसिस बनाई हुई थी, ना कि हमारी। तो ये चीज़ जो नज़र आ रही है और इन फ्यूचर हम ईरान का इस पर डिफेंस मुआहदे होते हुए देख रहे हैं कुछ कंट्रीज़ के साथ, और बड़े लेवल के ऊपर ईरान का कंट्रोल होते हुए देख रहे हैं यहाँ पर। तो हक और बातिल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये जंग बिल्कुल हक और बातिल के नज़रिए पे ही इख्तिताम ही, चाहे वो जब भी होगी। चलें जी, बहुत आज की गुफ्तगू जो है वो कंपाइल्ड हो ही, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आज हमने डिस्कस की कि जो यूजुअली नहीं हुई हैं अभी तक डिस्कस। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं कि हमारा ये जो सफ़र है, ये काविश है, इससे जो है वो फ़ायदा होगा हमारी ऑडियंस को और अल्टीमेटली उनसे इंटरलिंक्ड लोगों को। क्लोजिंग नोट की तरफ जाऊंगा कि जो भी जंग है पूरी दुनिया के अंदर, कोई भी जंग हो, उससे अल्टीमेटली फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान होता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जो है वो सर्वाइवल के लिए जंग ही लास्ट ऑप्शन होता है। हक व बातिल की जंग है अल्टीमेटली, और इसका खुल के बरमला इजहार भी किया जा चुका है सहूनियत की तरफ से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चंद रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि जिनकी तरफ से इसका इजहार बरमला किया जा चुका है। आप देख सकते हैं अवेलेबल हैं चीज़ें कि ये नज़रिए की जंग है, और हमारी कोशिश भरपूर यही है कि नज़रिए को ख़त्म किया जाए, जो कि नामुमकिन सी बात है। और जिस चीज़ का दावा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिस चीज़ की तरफ तरगीब दिलाई और जिस चीज़ के लिए पेशन गोइयाँ मिलती हैं हिस्ट्री के अंदर, और जिस चीज़ की तरफ निशानदेही कुरान करीम कर रहा है, उससे जो है वो दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता और उसकी नफ़ी भी नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली हक व बातिल की जंग है। आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरफ हैं, हमारे किरदार से, हमारे एक्शन से, हमारे बयानात से। कहीं हम उस नज़रिए को तो सपोर्ट नहीं कर रहे कि जो कि बातिल है। दो नज़रियों में से एक हक होगा और एक बातिल होगा, ये तो वेरी क्लियर है बात। तो कोशिश यही करनी चाहिए इंसान को कि अपनी अकल को भी थोड़ा सा इस्तेमाल करे और इस चीज़ को सॉर्टेड करे कि हु इज़ राइट और हु इज़ रॉन्ग। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अब हमारा आज का पॉडकास्ट आपके लिए वाकई में लर्निंग का सबब बना होगा। कुछ चीज़ें जो भी, अगर आपके कुछ भी इश्यूज़ हैं, जो भी सवालात हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर हमें सेंड करें। इंशाल्लाह हम उनके जवाबात आपको वहीं पर प्रोवाइड करेंगे, और अगर ज़रूरत महसूस करेंगे तो उन सवालात के ऊपर एक पॉडकास्ट अलग से रिकॉर्ड भी करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा आज का ये पॉडकास्ट। बहुत मेहनत करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, यही करना चाहिए। और इखलाकन हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह किसी नए पॉडकास्ट के अंदर दोबारा आपसे किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपने और सैयद मुंतज़िर और गेस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।